ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज तीसरे चरण का मतदान है। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता दें 39.92% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 49.27% वोटिंग हो चुकी है। सबसे कम मतदान के जो प्रतिशत है वो अभी भी महाराष्ट्र से आ रहे 31.55% मतदान महाराष्ट्र में हुआ है, सबसे कम। इसके अलावा देखिए असम में लगभग 46% वोट पड़े हैं, बिहार में लगभग 37%, उत्तर प्रदेश में 38%, मध्य प्रदेश में लगभग 45% वोट पड़े हैं, छत्तीसगढ़ में 46%, महाराष्ट्र में सबसे कम 31.55 यानी 31.5% वोट ही पड़े हैं। दादर और नागर हवेली दमन द्वीप में देखें तो यहां लगभग 40% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। गोवा में 49% वोट पड़ चुके हैं। गुजरात में लगभग 38% लोगों ने वोट किया है। कर्नाटक में 41.5% लोगों ने वोट डाले हैं। तो दोपहर 1 बजे तक की स्थिति अगर आप देखें तो लगभग 40% वोट पड़ चुके हैं। तो देखिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। कुल 93 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता अपनी आहुति दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। पंचायत ओबरी के सिमली में एक ही परिवार के 5 पीढ़ी ने एक साथ मतदान किया है। उसके बाद यह तस्वीर सामने आई। परिवार में सबसे बुजुर्ग मतदाता लीला सिंह के साथ पहली बार मतदान अमन सिंह सहित 5 पीढ़ी के सदस्य ने मतदान किया। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए यकीनन प्रोत्साहित करती हैं सभी को कि जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है वो भी घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो हैं वो बने हुए हैं और स्टूडियो में ओंकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ओंकारेश्वर जी, मतदान प्रतिशत जो है वो आ गया है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम महाराष्ट्र। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा मतदान प्रतिशत नहीं जा रहा है, क्या वजह लगती है आपको? मुझे लगता है कि मतदाताओं में उत्साह की कमी है। एक तो गर्मी का मौसम है, इसके कारण भी मतदान प्रतिशत पिछले 2 चरण के जो मतदान हुए उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि मतदान का प्रतिशत कम रहा है। लेकिन साथ साथ एक जो उत्साह दिखाई देता है मतदाताओं में, तो वो भी मुझे लगता है कि कमी नज़र आ रही है और कोई ऐसा ड्राइविंग फोर्स नहीं है जिसके लिए जो है उत्साह में, जैसे हमने 2014 के इलेक्शन में देखा था या 19 के इलेक्शन में भी हमने देखा था। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कमी है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में मतदान का प्रतिशत ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। अगर 1 बजे तक 45% है तो शाम तक मुझे लगता है और भी होगा। असम में भी ठीक ठाक मतदान का प्रतिशत है। लेकिन अन्य राज्यों में और महाराष्ट्र के अलावा हम गुजरात में देख रहे हैं कि वहाँ भी मतदान का प्रतिशत कम है। ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि इसका नुकसान किसको होता है और फ़ायदा किसको होता है। तो मतदान के कम और अधिक होने का कई राज्यों में अलग अलग तरीके से उसका रिफ्लेक्शन होता है। कई बार वो सत्तारूढ़ स्थानीय सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होता है, कई बार केंद्रीय सत्ता दल के खिलाफ होता है और कई बार उसके समर्थन में होता है। तो ये देखने वाली बात होगी। इस पर कोई निर्णायक तरीके से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि शाम तक और भी इंतज़ार करना चाहिए कि मतदान का एक फाइनल परसेंटेज, वोट परसेंटेज कितना आ पाता है। उसके बाद इसको लेके जो चुनाव से संबंधित एक्सपर्ट्स हैं वो उसको जाहिर है एनालाइज करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, निपुण जी क्या कहेंगे? और देखिए मतलब 1 बजे तक महज 40% वोटिंग, इशारा तो उसी तरफ है कि लगभग वही 60 के आसपास या हो सकता है 65 तक चला जाए, उससे ज्यादा तो नहीं जाता दिख रहा। नहीं, बिल्कुल जैसे भी मेरे पूर्ववर्ती कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे
देखिए अगर आप 14 से पहले के चुनाव देखें तो लगभग कुछ ऐसा ही वोटिंग परसेंटेज रहा था, लेकिन 14 और 19 में जिस प्रकार के मुद्दे रहे, देखिए 14 का जो मुद्दा था वो एकदम सरकार विरोधी लहर थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, सामाजिक आंदोलन भी उसमें थे, फिर बीजेपी की कैंपेनिंग बहुत ज़बरदस्त थी, महंगाई वगैरह से मुद्दे बहुत अच्छे से उठाए गए थे। और फिर हम 2019 का देखें तो 2019 में राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत हावी था, लेकिन इस बार क्या है कि विपक्ष भी बड़ा कन्फ्यूज सा रहा। एक तो उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन सही तरीके से बना नहीं पाए, जिसने बनाया वही बाद में क्या हो गया अलग, जिसने आपको क्या ना इनिशिएट लिया वही क्या हुआ आपका फिर बीजेपी के साथ में आ जाता है, एनडीए में आ जाता है। उसके बाद फिर आपके कॉमन एजेंडा होना चाहिए था, कॉमन एजेंडे को लेकर ये लोग काम नहीं कर पाए, एक चेहरा नहीं बना पाए कि भाई हमारा ये एक चेहरा होगा। बारात तो तैयार कर ले लेकिन बारात का कोई दूल्हा तैयार नहीं है, जैसी बातें चल रही हैं कि एक साल के पीएम रहेंगे, तो ये सब जो चीज़ें हैं। और फिर हम देखें जो बीजेपी का है, बीजेपी का जब हम देखें 400 पार का नारा दे दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़े आश्वस्त हो गए हैं कि भाई हो ही जाएगा। तो जो इस कहीं प्रकार ऐसा का तो नहीं कि दोनों नारा दे दिया, वोटर्स अगर आश्वस्त हो गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, वोट ही डालने ना निकले घर से। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के मैं बात कर रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं के लेवल पर जिस प्रकार वोटर्स का की भी, क्योंकि वोटर्स घर ही से नहीं निकल रहे हैं। देखो क्या होता है ना अभिषेक जी, हम बात करते हैं कि जब कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं तो वोटर के घर घर जाकर चलो जी वोट डालकर आओ जी, एक उस प्रकार का एनवायरनमेंट होता है जो इस बार कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस प्रकार का कार्यकर्ता को उत्साह दोनों ओर से नहीं है। तो बात यह है कि अगर विपक्ष मुद्दे अच्छे से बना था और मुद्दों को ठीक से लेके चलता तो शायद जनता में उत्साह देखने को मिलता। और आप देखिए जहां पर मुद्दे बने हैं, जहां पर बहुत ही लड़ाई है, जैसे हमने बंगाल की बात कही, देखिए बंगाल में पहले दोनों चरण में आप देखिए अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है, इस बार भी अच्छा प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जैसा दिख रहा है, जो रिजल्ट दिख रहा है, जो परिणाम दिख रहे हैं। तो जहां पर सरकार हो या आपका क्या दोनों पार्टीज में जहां पर क्या लड़ाई टक्कर की है, मुद्दे गरमाए हुए हैं, मुद्दों को लेकर बातें हैं, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज अच्छा है। और मुझे लगता है जो तीसरे चरण का चुनाव था, मैं काफ़ी उम्मीद लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत से भावनात्मक मुद्दे भी आए थे, चाहे वो जातिगत बात आई हो, चाहे वो आपका धर्म आधारित बातें आई हों। मुझे लगता है इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि अब देखा ही जाता है कि भारतीय राजनीति में जहां विकास का मुद्दा, अन्य और मुद्दे भी हावी रहते हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, क्या करता है, मायने करता है। और भारतीय राजनीति में भावनात्मक में जाति धर्म महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन इस बार दिख रहा है कि वो भी मुद्दा ज़्यादा चल नहीं पाया। हालांकि पिछले चुनावों में बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हैं। तो महेश जी से इस पे एक रिएक्शन ले लेते हैं। महेश जी, क्या वाकई मुद्दे तो देखिए तमाम उठाने की कोशिशें की गई थी, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान और चीन तक के मुद्दे उठाए गए, लेकिन क्या लगता है उतने कारगर साबित नहीं हो पाए। हालांकि बीजेपी तो बूथ लेवल तक काम करती है, लेकिन मतदाता क्यों घर से नहीं निकल रहे? बड़ा आपने सही प्रासंगिक आपने सवाल किए, और इस सवाल का जो है जवाब भी सार्थक तरीके से दिए जाने चाहिए। अभी जैसे ओंकारेश्वर जी भी कह रहे थे, निपुण जी भी कह रहे थे, मैं उनसे आगे इस बात को लेकर जाऊंगा। जैसे अभिषेक जी ने भी एक बात कही कि भाई अमूमन हर एक फेज में यही देखने को मिल रहा है कि भाई मतदान जो है काफ़ी धीमा चल रहा है। इसका आधार ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी या एनडीए जो है उसमें कोई कमी है। आज ये देखिए जो चुनाव प्रचार है, चुनाव अभियान है, जिस प्रकार का कैंपेन है, वो 110 के अनुपात में है। अगर हम 10 हैं तो वो कहीं 1 हैं। उनके मतदाता आज की डेट में कहीं उदासीन बैठे हैं। हर एक ब्लॉक में, हर एक पार्लियामेंट सेगमेंट में जो है हर एक पार्टी के अपने अपने मतदाता होते हैं, वोटर सपोर्टर होते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये बात ये घर कर गई है कि हमारे नेता तो हमारे बीच आया ही नहीं, हमारा नेता तो हमें कहीं संबोधित किया ही नहीं, हमारा नेता तो हमारी लिए जो बात किया ही नहीं। ठीक है महेश और जी, दूसरी अभी तरफ भारतीय जरा सा जनता आपको पार्टी रोक का रहा जो हूं, प्रत्याशी जरा सा है। आपको रोक रहा हूं। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अभी फिलहाल आज कोई फैसला नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए। एक एक कमेंट में, सभी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, उनसे एक एक कमेंट जल्दी से मैं लेना चाहूंगा। और AK मिश्रा जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। अंतरिम जमानत पर आज कोई फैसला नहीं आएगा और 2:30 बजे के बाद कोर्ट बंद भी हो रहा है, गर्मी की छुट्टी हो रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट एज ए पेरेंटिंग की भी भूमिका निभाता है और अपने सलाह वो टिप्पणियां देता है। लेकिन जो पेपर पे वर्डिक्ट या जो जजमेंट लिखा जाता है वो चीज़ टोटली डिफरेंट होती है। नुपुर शर्मा के केस में टिप्पणी बड़ी तल्ख हुई थी, लेकिन एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का
जजमेंट हुआ था वो उतना तल्ख नहीं था, उतना हार्ड नहीं था। तो मेरे हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ये बोला है कि भाई ठीक है, इनको आज़ादी तो है, आज़ादी सभी को है, लेकिन अगर आप किसी केस में वांटेड हैं, आपके ऊपर कोई आरोप चल रहा है, तो सर, आपको आज़ादी। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। देखिए, ये बड़ी खबर आ गई है चारुल की अरविंद केजरीवाल के लिए आज कम से कम राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और बेंच बिना फैसला दिए हुए उठ गई है। तो ये बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। तो आज ये भी कहा जा रहा है कि गुरुवार को सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की याचिका पर अब गुरुवार को सुनवाई करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कुछ भी नहीं कहा है। अंतरिम जमानत पर बिना कुछ कहे बेंच उठ गई है। फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया गया है। तो देखिए, राहत वाली बात आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल आज नहीं आई है, लेकिन क्या गुरुवार को राहत मिलेगी या नहीं, एक बार फिर से उम्मीदें जो हैं सुप्रीम कोर्ट से लगाकर बैठ गई आम आदमी पार्टी। लेकिन आज फिलहाल के लिए तो कोई राहत नहीं मिली है। अब बोलिए सर। मैं वही बोल रहा था, अभी ये आ गया फैसला, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई बहुत जल्दी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये महसूस नहीं कर रहा है कि किसी के अधिकारों का, किसी राजनेता या आम आदमी के अधिकारों का हनन किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना जबरदस्त ये महसूस होता कि हाँ भाई यहाँ पे अन्याय हो रहा है, तो वो कोई न कोई फैसला देती। दूसरी चीज ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस पैरामीटर पे बेल मिलती है कि चुनाव प्रचार कर सकते हैं, इसलिए हम चुनाव प्रचार के लिए आपको दे रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिलेगा? उनको भी एक जो चैन रिएक्शन डेवलप होगा, फिर तो सारे ऐसे नेताओं को मिलेगा, पक्ष विपक्ष के जो भी नेता झारखंड से हेमंत सोरेन अभी गिरफ्तार हुए, उनको भी वो खड़े मिलेगा, हो जाएंगे। और भी छोटे बड़े लोगों को मिलेगा जो वो भी बोलेंगे साहब हम भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, मर्डर का केस चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन चुनाव तक के लिए हमें आप छूट दीजिए, प्रचार करने दीजिए। हाँ, प्रचार करने दीजिए। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, लर्नेड होते हैं, बहुत सारी चीजों को वो ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला देंगे और उनको कोई जल्दी नहीं है। ओंकारेश्वर जी, उनको नहीं लग जल्दी रहा से है। कमेंट, जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि 2 दिन का वक्त और आगे बढ़ गया है। गुरुवार तक इंतजार करना चाहिए कि अंतरिम रूप से आखिरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या फैसला करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे फैक्ट हैं। वैसे मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दूसरे किस्म के अपराधों में और राजनीति से जुड़े हुए इस तरह के अपराधों में कई बार डिफरेंशिएशन किया जाता है। ऐसे लोग भी हैं जो इसका उदाहरण देते हैं कि आपातकाल के बाद जिस समय अधिकांश नेता जेल में, बहुत बड़े विपक्षी नेता जेल में डाले गए थे, चुनावों से पहले उन सबको रिहा किया गया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाता है। आज के संदर्भ में उसको नहीं देखा जा सकता कि आज डिफरेंट केसेस में किसी पर करप्शन का केस है, किसी पर और कुछ केस है, तो इस तरह के केसेस में सब उनसे ज्यादा अपडेट ले लें और उसके बाद फिर एक बार मेहमानों का रुख करेंगे। भावना, देखिए आज भी तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन राहत केजरीवाल को नहीं मिली। अब गुरुवार तक का इंतजार। जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में आज सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उसके बाद अब तमाम दलीलें सुनने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में अब परसों सुनवाई करेगा। कहीं ना कहीं तमाम दलीलों के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला लिया है। अभी भी अगर देखा जाए तो जहां एक बहुत बड़ी उम्मीद आम आदमी पार्टी को नज़र आ रही थी कि आज शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, लेकिन तमाम दलीलों के बाद लगातार, क्योंकि जिस तरीके से चाहे विजय नायर का मामला हो, चाहे के कविता की बेल का मामला हो या फिर मनीष सिसोदिया की बेल का मामला हो, जब इस मुद्दे के ऊपर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो तमाम दलीलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो है अब इस मामले में गुरुवार को जो है सुनवाई करेगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अंतरिम जमानत पर जो है सुप्रीम कोर्ट आज कोई भी फैसला देने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में जो है गुरुवार को सुनवाई होगी। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उम्मीद आम आदमी पार्टी को नजर आ रही थी कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल सकती है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं, लेकिन अब इस अंतरिम जमानत के मामले पर जो सुनवाई है वो गुरुवार को होनी है। बिल्कुल, हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। भावना, आपके पास लौटेंगे। महेश जी, शहंशाह का वो डायलॉग तो याद आ रहा है, खुश तो बहुत होंगे आज आप। नहीं, खुशी की बात नहीं है। कानून का अगर सम्मान, आपकी मुस्कुराहट भी जवाब दे रही है। देखिए चारू जी, मुस्कुराहट इस बात के लिए नहीं है कि ऐसे लोग जो कि कानून का सम्मान इस देश में नहीं करते हैं, जो इस देश के कानून को अपने
मतलब आप राजनीतिक कारगुजारी से, अपनी राजनीतिक बाजीगरी से कहीं वो कठपुतली बना के उसके साथ कहीं मजाक कर रहे हो। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संजीदा होकर जो बात कही, बहुत रेखांकित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और एक आम नागरिक में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पैनलिस्ट मित्र हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि देश की आवश्यकता क्या है। और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई संदेश इस तरह का दे जिसमें कि आज हमारे एक मित्र जो अभी जैसे इन्होंने सवाल उठाया कि फिर सत्येंद्र जैन क्यों नहीं, मनीष सिसोदिया क्यों नहीं, इसी प्रकार से के कविता क्यों नहीं, तमाम ऐसे लोगों को, चिदम्बरम जेल में थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बेल इसलिए नहीं मिला, जमानत इसलिए नहीं मिला कि वो कोई प्रचार के लिए और राष्ट्रीय नेता है। देश के कानून से बढ़ के, संविधान से बढ़ के अगर एक किसी राजनेता को हम महत्व देने लगे, अभी जैसे ओंकारेश्वर जी ने कहा कि इमरजेंसी में तो एक मीसा कानून लाया गया, इस देश के संविधान को ध्वस्त करके उस समय जिस प्रकार से राजनीतिक उत्पीड़न हुआ, ये उस तरह का नहीं है। आज देखिए झारखंड में जिस प्रकार से पैसे गड्डियाँ के गड्डियाँ और नोटों का पहाड़, या वो पश्चिम बंगाल हो या झारखंड हो, इस देश में राजनीतिक रूप से इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार का जो एक कारोबार किया जा रहा है उस पर रोकथाम लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, उसके खिलाफ जो है प्रतिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। धर्म विशेष का जिस प्रकार से महिमा मंडन हो रहा है इस देश में, उसके खिलाफ जो है हमें, अगर हम नहीं रोकेंगे तो रोकेगा कौन। और ये वक्त है, ये टाइम है, ये समय है, इस वक्त की पुकार है कि हम देश में अगर विकास चाहते हैं तो ऐसे लोगों को माकूल जवाब दें। अब देखिए चित्रा जी हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सहयोगी है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में और पंजाब में अलग। तो ये आज जो मैसेज आया है सुप्रीम कोर्ट से, चित्रा जी, उस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये मैसेज अभी आया है और इसीलिए एज अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन इस पे ज्यादा कुछ टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। हमारी पार्टी लाइन काफी स्पष्ट जब हो जाएगी तो इस पे हम आगे बात कर सकते हैं। आपको टिप्पणी जरूर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन से अगर आप लें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, आप सहयोगी हैं दिल्ली में ना, और आज उम्मीद थी क्योंकि वो एक है कि स्टार कैंपेनर के तौर पे वो आते प्रचार के लिए ही, वो मतलब जमानत भी मांग रहे हैं, तो स्टार कैंपेनर होते दिल्ली में खास करके आपके लिए। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम कोर्ट का जो भी निर्णय है उसे सर आंखों पर रखते हैं, तो डेफिनेटली जो पार्टी लाइन का रिस्पांस है वो आपको डेफिनेटली अपनी पार्टी से लेना चाहिए। चलिए, मैं समझ सकता हूं क्योंकि अब पार्टी इस पे डिस्कस करेगी कि क्योंकि दोनों जगह देखना है ना, पंजाब और दिल्ली भी देखना है, हम समझ सकते हैं। निपुण जी, एक कमेंट जल्दी से आपका चाहेंगे। बहस बड़ी जबरदस्त हो रही थी पक्ष और विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो जो बातें वहां से छन करके आई ये तो लगा, लेकिन जिस तरीके से तलखी आज नजर आई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में, दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने बराबर बताया। ये भी कहा ईडी को कि वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के चुने हुए, हम चाहें तो अंतरिम राहत दे सकते हैं। सारी चीजें उन्होंने ईडी को भी बता दी और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को भी ये बता दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सबके लिए एक कानून है। नहीं, देखिए, बिल्कुल जमानत तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, न्यायपालिका का अधिकार है कि वो दे सकती हैं किसी भी मामले पर। लेकिन जब हम देखते हैं जिस कानून के तहत उनको अरेस्ट किया गया ईडी के द्वारा, उसमें लिखा है कि कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो कि मामला जो है कि हाँ इस प्रकार का मैटर, इस प्रकार का मामला है, तब वो क्या कर सकता है, जमानत दे सकता है। और रही बात क्या है कि भाई अभी हम देखें गुरुवार को अगली सुनवाई होनी है, तब तक हम वेट करें। लेकिन मेरा जो अपना मानना ये है कि जो कानून का शासन है, जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, वो सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। और जो भी बातें हुई हैं, चाहे सभी लोगों ने जो बातें कही, बिल्कुल सही बात है कि अगर इस प्रकार से बातें होंगी तो ये भूत लक्ष्य भी लागू होगा। यानी कि पिछले जितने भी आपके क्या है बंदी हैं जेल में जो हैं, जिनके पास आरोप है या आरोप नहीं भी हैं, दोनों मैटर में बात करेंगे तो सब लोग बात करने लगेंगे भाई हमको भी चुनाव प्रचार तक के लिए आप क्या कर दीजिए, छूट दे दीजिए, हम भी प्रचार करके आएंगे अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि हमको तो ज़बरदस्ती या गलत तरीके से फंसाया गया है। ये तो एक आम दलील हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी, न्यायपालिका भी बहुत सोच समझ कर कि इसका भूत लक्ष्य और भविष्य लक्ष्य
क्या परिणाम होगा और वर्तमान में इसके क्या परिणाम निकलेंगे, तमाम तरह की सब बातों को देखते हुए ही संविधान और कानून की व्याख्या के अनुसार और उसकी व्यवस्था के अनुसार ही वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्योंकि बहुत मायने करता है कि जब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम देखें पहले हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, इससे पहले हम बात करें ईडी कोर्ट ने राहत नहीं दी, तो बाद सुप्रीम कोर्ट अगर इस प्रकार की कोई टिप्पणी करता है या कुछ प्रकार का क्या करता है, जमानत देता है, तो वो किन आधारों पर देगा, ये आधार बहुत मायने कर जाता है और भविष्य के लिए भी क्या और करता है, खासकर जब अन्य ऐसी लोगों को भी। टिप्पणियां की गई हो। भावना भी हमारे साथ बनी हुई है और भावना आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अब चले भावना हमारे साथ नहीं है। अब मैं ओमकारेश्वर जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज कहा जा सकता है कि बहुत करीब से ये माना जा रहा था, जिस तरह से कोर्ट की ओर से कहा जा रहा था कि मतलब जिस तरह से कहा गया कि आदतन कोई आतंकवादी नहीं है, ये नहीं है, मतलब बहुत करीब से ऐसा लग रहा था कि आज उम्मीदें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गुरुवार के लिए क्या लगता है कि उम्मीद रखनी चाहिए आम आदमी पार्टी को? देखिए, दो बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। एक तो ये है कि ऐसे किसी मामले में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। हम भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता महेश जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि जहां कहीं भी गलत हो रहा है, जहां कहीं भी करप्शन है, उस पर निश्चित रूप से कानून इसीलिए बने हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां कोर्ट से उम्मीद का प्रश्न है, कोई भी एग्रीव्ड पार्टी होगी तो वो कोर्ट से उम्मीद करेगी कि उसको न्याय मिले और उसको जमानत मिल जाए। अगर वो सही है तो कोर्ट जमानत देगी, जैसा संजय सिंह के मामले में हुआ। संजय सिंह को जमानत मिल गई, उन्हीं की पार्टी के मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। आज अरविंद केजरीवाल का मसला है, कल हेमंत सोरेन का मसला भी आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप याचिका भेजिए, हम सुनवाई करेंगे। तो कानून को अपने हिसाब से काम करना चाहिए और अदालतें सर्वसमर्थ हैं, सक्षम हैं और वो अपने हिसाब से सही फैसला करती हैं और वो फैसला सब पर सही मान्य होता है। लेकिन राजनीतिक रूप से जब आप देखते हैं कि इस पर सवाल क्यों उठते हैं, इस पर बहस क्यों होती है, तो बात सामने आती है कि ये जब सेलेक्टिव कार्रवाइयां हो रही होती हैं कि भाई जो भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं है उसके ऊपर तो ईडी और सीबीआई भेज दो और जो भाजपा में चला आए उसके केस की फाइलें दबा दो या स्लो कर दो, इस मामले में सवाल उठते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी एजेंसी को, चाहे सरकार किसी की भी रहे, कल को कांग्रेस की सरकार रहे, किसी और की सरकार रहे, सबको इस मामले में, एजेंसियों के मामले में, जांच के मामले में बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। अपनी पार्टी के भीतर हो, बाहर के भीतर हो, बराबर हो, तो जनता में कानून के प्रति जो है वो आस्था और बढ़ेगी, साख बढ़ेगी। एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे, अब तो ये एजेंसियों से ऊपर की बात है, अब तो मामला कोर्ट का है। बिल्कुल, और वहां तो ना बीजेपी की चलेगी, ना कांग्रेस की चलेगी, ना आम आदमी पार्टी की चलेगी। इसीलिए सभी लोगों को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। आज ये माना जा रहा था कि आज कोई ना कोई फैसला आ जाएगा और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े साफ तौर पे कहा है, जैसा आपने भी कहा कि दोनों पक्षों को कहा है कि एक तो हमारे लिए मुख्यमंत्री और आम आदमी बराबर है, दूसरा ये भी कहा है एजेंसीज को कि मैं दे सकता हूं जमानत क्योंकि ये इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। तो दोनों में उन्होंने दोनों बातें स्पष्ट की है। अब जब तक एक छोटी सी बात दे दी जाती है तो कोई आधिकारिक काम नहीं कर सकते हैं, फिर वहां तक जाने के बाद आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या ग्राउंड है, ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कोर्ट को लगा जिस आधार पर ये कह दिया गया कि फिलहाल तो फैसला नहीं है लेकिन गुरुवार को फैसला देंगे? मेरा ख्याल है कि कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स दोनों तरफ से रखे गए होंगे, एजेंसीज ने भी रखी होंगी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी रखा होगा, उनके वकीलों ने भी। अब ये कोर्ट के ऊपर फैसला निर्भर है कि वो उनको किस तरह से देखते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन को किस तरह समझते हैं और क्या उनको लगता है कि चुनाव के इस माहौल में मामला इतना गंभीर है कि जेल में रखा जाए या इनको चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए, प्रचार करने की इजाजत दी जाए। गुरुवार तक मुझे लगता है इस पर इंतजार करना। मैं जी बोल लीजिए। देखिए, मैं एक अभिषेक जी जो आपने आज लाइन खींची ना, जो एक नैरेटिव इस देश में गढ़ा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी आ जाता है तो वो जो है उसके पाप धुल जाते हैं, और जब वही व्यक्ति विपक्ष में होता है तो वो पापी कहलाता है या अपराधी कहलाता है या आरोपी कहलाता है। आपने अभी जो पलट के सवाल पूछा ओंकारेश्वर जी से, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय आईपीसी है, आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट कचहरी कानून का वो अधिकार हो जाता है कि जो सीआरपीसी में उसकी जो कार्रवाई हो उसको पूरी तरह से कोर्ट जो है इनिशिएटिव ले और उसके बेसिस पे वो
वर्डिक्ट डिलीवर करे। ये तौर तरीका है इस देश में और यही मापदंड है किसी भी केस का। उसको इस तरह से कर दिया गया कि इस देश में जो भी फैसला लेती है वो भारतीय जनता पार्टी लेती है। जो भी इस देश में चार्जशीट फाइल होता है, आरोप पत्र फाइल होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बना के और फिर वो कोर्ट में दाखिल किया जाता है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह का नैरेटिव गढ़ना, इस तरह से चीज़ों को पूरे देश में फैलाना, ये अपने आप में मतलब लगता है ऐसे कि इस देश में कानून का कोई है ही नहीं राज। और हम ये चीज़ सोच रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि अपराध होने के बाद या एफआईआर होने के बाद वो पूरी तरह से प्रोग्रेटिव जो है कोर्ट का है, उसमें कोई भी अधिकार किसी एजेंसी आईओ जो है महज एक इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है जिसको कोर्ट डायरेक्शन देता है कि आप अगर ये आरोप लगाएं तो इस आरोप के तहत ये एविडेंस दीजिए। ईडी और सीबीआई करते हैं। ईडी और सीबीआई एक एजेंसी है। बाकी चीजें जब कोर्ट पहुंच गई तब तो वो न्याय के तहत चीजें चलती हैं। उसमें फिर भी होता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है। क्या कर सकता है? पहले कॉग्निजेंस लिया जाता है, फिर चार्ज फ्रेम होता है, फिर एविडेंस होता है, फिर उसके बाद ऑर्डर डिक्टेट करता है कोर्ट। तो उसका एक प्रोसेस है। ठीक है महेश जी, को आप कैसे डिनाई कर चित्रा जी सकते से हैं? रिएक्शन ले लें इस पर। चित्रा जी क्या कहेंगी? देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद चीज है कि यथार्थ जो चीजें चल रही हैं उसको हमारे बीजेपी के जो लोग हैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी कि 25 लीडर्स जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से चले गए थे भाजपा में, उनकी क्लोजर रिपोर्ट्स, उसमें से 23 लोगों की क्लोजर रिपोर्ट्स हो चुकी है। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये डर का वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया है कि डर से चले गए, क्या ये डर के आधार पर आपके पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है? किसी नेता ने ये कहा हो कि हम ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी ज्वाइन कर रहे? विपक्ष कहता तो है, लेकिन क्या किसी भी नेता ने कहा है इस डर का, इस शब्द का इस्तेमाल किया? क्योंकि किसे किस पार्टी में जाना है ये नेता का फैसला होता है। कोई एक ऑफिशियल नाम, आप 25 नामों का जिक्र करी थी, कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है आपके पास? नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली कोई नहीं देगा, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैटर्न। आप अगर नैरेटिव की बात कर रहे हैं तो हम भी पैटर्न की बात कर रहे हैं। That is what I am asking. What is that narrative? What is that narrative you are asking for? No, the narrative question is being posed by the BJP people. They are being offended by this particular narrative that people are not bowing down to the institutions. That is what they are saying. But apparently that is not so. The fact states that The fact is opposition is just creating a chaos by saying this thing. चलिए आगे भी हमें चर्चा जो है वो जारी रखेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। न्यूज इंडिया पर लगातार तस्वीरें आप देखते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहे न्यूज इंडिया के साथ।